The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपके साथ सिलेबस को डिस्कस किया कि आखिर किस तरीके से आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए आपका ऑर्डर वाला पार्ट था, जिसके अंदर आप लोग 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर की बात करते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने पार्ट ए को कंप्लीट किया। उसके बाद आप लोगों ने पार्ट बी को पढ़ा, जिसके अंदर आपने पढ़ी थी काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, चाहे वो आपकी कंसेक्यूटिव रिएक्शन हो, पैरेलल रिएक्शन हो, चेन रिएक्शन हो, साइड रिएक्शन हो, रिवर्सिबल रिएक्शन हो या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन हो। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पार्ट सी, और आज हम लोग पार्ट सी को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका, और देखेंगे कि कैसे आर्हेनियस इक्वेशन डेवलप हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 16 of chemical kinetics. अभी तक काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको केमिकल काइनेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप केमिकल काइनेटिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से फॉलो कर सकते हो। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू किया, बिल्कुल अच्छे से आपको केमिकल समझ में आएगी और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा स्कोर कराएगी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, चाहे वो IIT जैम का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो या फिर CSIR नेट का एग्जाम हो। एग्जाम कोई भी हो, केमिकल काइनेटिक्स की वेटेज हमेशा ज़्यादा दी जाती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और अब से बाद जितने भी लेक्चर आएंगे केमिकल काइनेटिक्स के, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे कहा था कि पार्ट बी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो पार्ट ए भी करवा दिया, पार्ट बी भी करवा दिया। आज हम लोग पार्ट सी को स्टार्ट करेंगे, और पार्ट सी के अंदर आप लोग थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ोगे, चाहे वो आपके पास आर्हेनियस की थ्योरी हो या फिर आपके पास गार्डिनर कंसेप्ट हो या फिर आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी हो। इन सभी थ्योरी वाले पार्ट को हम लोग पार्ट सी के अंदर कवर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। यानी कि टेम्परेचर को जब चेंज करोगे तो रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या क्या चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, उन सब चीज़ों की बात हम लोग करने वाले हैं आज के इस टॉपिक के अंदर। और इसी टॉपिक में हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने आर्हेनियस इक्वेशन को, जिसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको आज काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिलने वाला है कि आखिर आर्हेनियस इक्वेशन कैसे डेवलप हुई। अगर एक बार आपने वो समझ लिया तो आप लोग गार्डिनर कंसेप्ट को भी अच्छे समझ पाओगे, और जितने भी क्वेश्चंस आपके पास प्रीवियस ईयर के आते हैं इस टॉपिक के अंदर से, उसको आप लोग आराम से कर पाओगे। इस टॉपिक के अंदर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो थ्योरी को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। ये बात आपको पता है कि जब भी आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को रेज करोगे, तो जो आपके मॉलिक्यूल्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, कोलिजन ज़्यादा होने लग जाते हैं, तो रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को लिखते हो, मान लीजिए आपके पास बहुत ही जनरल रिएक्शन है, ए आपके पास कोई रिएक्टेंट है, इससे आपके पास क्या बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है। तो अगर आप लोग रेट लो के यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन को लिखो, तो आप लोग कैसे लिखते हो, रेट को आप लोग इक्वल्स टू करते हो K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू दी पावर n। अब यहां पर जो आपके पास ये n था, ये आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, चाहे वो 0 ऑर्डर हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, या फिर आपके पास कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर हो। ऑर्डर चाहे कोई भी हो, n आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। उसके बाद ये जो टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है, आपके पास यहाँ पर क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है। उसके बाद ये स्मॉल k मैंने बनाया हुआ है, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है। अब जब भी आप लोग टेम्परेचर को चेंज करते हो तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर चेंज हो रहा है, ये आपने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर लिया। यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, जहां मैंने क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग राइट हैंड साइड को ध्यान से देखोगे, ऑफ कोर्स अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हो रहा है तो आपके राइट हैंड साइड के अंदर भी चेंज होना चाहिए टेम्परेचर को चेंज करने के बाद। लेकिन राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास यहाँ पर 3 टर्म है। सबसे पहली बार टर्म आपके पास यहाँ पर क्या है,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यानी कि n, लेकिन ये आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर को चेंज करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि n आपके पास यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। उसके बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ A मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये भी पता है कि कंसंट्रेशन के ऊपर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा जब भी आप लोग टेम्परेचर को चेंज करने वाले हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ A को भी आप लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान सकते हो। तो कंसंट्रेशन में बस यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, n भी क्या हो गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो डेफिनेटली आपके रेट कांस्टेंट के अंदर चेंज हो रहा होगा जब भी आप लोग टेम्परेचर को चेंज करोगे। तो अगर मैं यहाँ पर हेडिंग लिखता हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, या फिर मैं लिखता हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, दोनों ही सेम ही बात होगी, क्योंकि अगर आपके रेट कांस्टेंट में चेंज होगा तभी आपके रेट के अंदर चेंज होगा। तो हेडिंग कोई भी हो, मतलब आपका क्या है यहाँ पर सेम ही है। इसका बेसिक मतलब क्या है कि अगर एक टेम्परेचर के ऊपर आपको रेट कांस्टेंट गिवन है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर आप लोग रेट कांस्टेंट निकाल लेते हो विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। और वो इक्वेशन डेवलप कैसे हुई उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। ऐसा नहीं हुआ है कि सीधा आर्हेनियस इक्वेशन आ गई है, उससे पहले हुड का भी कंसेप्ट था। सबसे पहली मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो हुड ने ही दी थी इस पोर्शन के अंदर से। तो वो इक्वेशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी ही देर के अंदर। नोट्स को हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ते हैं कि आखिर आगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट कैन रिवील सम डिटेल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मॉलिक्यूल कोलाइडिंग दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तब भी आपके पास क्या होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। अगर आप लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस को पढ़ोगे तो उससे आप लोग कुछ डिटेल्स को रिवील कर सकते हो, कुछ इंफॉर्मेशन को आप लोग गैदर कर सकते हो, जैसे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट को आज की डेट में आप लोग क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। लेकिन जिस टाइम आर्हेनियस इक्वेशन नहीं आई थी उस टाइम के ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी टर्म नहीं यूज हुई थी, तो आप लोग यहाँ पर क्या बोल रहे थे, एनर्जी रिक्वायरमेंट बोल रहे थे। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट मेरा बेसिक मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर आप लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन को ये पढ़ा होगा, जैसे कि आपको पता है कि जो के आपके पास क्या होता है, AE⁻⁻ इस इक्वेशन की हेल्प से आप लोग क्या निकालते हो, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को ही निकालते हो। तो अगर आप लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ ली है रेट कांस्टेंट की, तो वहाँ से आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा उसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर देख लेंगे जब हम लोग फॉर्मुलेस तक पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट इन होमोजेनियस थर्मल रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर द रेट बिकम्स डबल टू ट्रिपल एंड द रेट कांस्टेंट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, टेम्परेचर रेशो भी बोलते हो, थर्मल कोफिशिएंट भी बोलते हो, बिकम्स इक्वल टू 2 to 3। अब इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। अभी तक आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं जिससे आप लोग क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ आर्हेनियस इक्वेशन से पहले के टाइम के ऊपर। तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते थे, लैब के अंदर ऑब्जर्व कर सकते थे। आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए आप लोग उसे T टेम्परेचर के ऊपर देख रहे हो, उसके आपने क्या किया, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया। उसके बाद आपने रेट को ऑब्जर्व किया। तो आपने वहां पर ऑब्जर्व किया कि जब भी आप लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री से राइज कर रहे हो तो जो आपका रेट है वो क्या हो जा रहा है, डबल होता जा रहा है। और जो आपका रेट कांस्टेंट का रेशियो है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, टेम्परेचर रेशियो भी बोलते हो और थर्मल कोफिशिएंट भी बोलते हो। एग्जाम के अंदर दोनों टर्म्स यूज हो चुकी हैं, तो दोनों टर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब आप लोगों ने टेम्परेचर रेशियो देखा, उस केस में उन्होंने क्या पाया कि KT+10 में KT आपके पास क्या निकल कर आया, 2 और 3 के बराबर निकल कर आया। KT+10 का मेरा मतलब क्या है कि जब आप लोगों ने रेट कांस्टेंट देखा, आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने के बाद, और यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, KT, जब आप लोगों ने T टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट को देखा। तो अगर आप लोग इसका रेशियो लोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 2 से 3 के बीच में आएगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर यहां पर आपका ये रेशियो 2 से कम भी हो सकता है या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के अंदर किसके बराबर आएगा, ये 2 से 3 के बीच में ही आएगा। तो नोट्स के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इन सम स्पेसिफिक रिएक्शन अबव थर्मल कोफिशिएंट मे बी ग्रेटर देन 3 और मे बी लेस देन 2। ऐसा नहीं है कि हर एक रिएक्शन के अंदर ये 2 से 3 के बीच में आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के अंदर ये क्या आता है, आपके पास 2 से 3 के बीच में ही आता है। एक्सपेरिमेंटली it was found that when we plot a graph for ln(k) versus 1/t we see a straight line graph with a negative slope। अब जब आप लोगों ने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए, आप लोगों ने अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसके बाद आपने क्या किया, उस ऑब्जर्वेशन से अपने ग्राफ को प्लॉट किया, तो आपने वहां पर देखा कि आपके पास
ln k और 1/t, ln k और 1/t के बीच में आपके पास ग्राफ आता है। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ गया विद नेगेटिव स्लोप। अब इस ग्राफ का बेसिक मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है, देखिए इस वाली एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपके पास यहाँ पर एक्सिस है, इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, 1/t लिया हुआ है। यानी कि अगर आप लोग एक्सिस के इस डायरेक्शन के अंदर चलोगे तो यहाँ पर आपका 1/t क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो आपका टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि 1/t के बढ़ने से जो आपका ln k है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। पहले आपको ln k की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर थी, उसके बाद क्या हो गई, वैल्यू डिक्रीज हो गई, फिर क्या हुआ, और डिक्रीज हो गई। अब अगर आपका ln k डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका k है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर के डिक्रीज होने पे आपका k क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको आप लोग उल्टा भी बोल सकते हो कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे आपका जो k है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी को आप लोग थ्योरेटिकली भी ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि टेम्परेचर को रेज करने पे आप लोग का जो रेट कांस्टेंट वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑब्जर्व किया, डेटा आपके पास आ गया, उससे ग्राफ प्लॉट कर लिया और इस ग्राफ की हेल्प से एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी हुड ने। पहली जो इक्वेशन थी इस कंसेप्ट के ऊपर किसने दी, आपको यहाँ पर हुड ने दी थी। फर्स्ट मैथमेटिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर वाज प्रपोज्ड बाय हुड। हुड ने बेसिकली इस ग्राफ का यूज कर इस इक्वेशन को बना दिया और इस इक्वेशन को पब्लिश कर दिया, लेकिन उसके पास कोई भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हुए, ऑब्जर्वेशन से डेटा आया, डेटा से ग्राफ बना, ग्राफ से उसने इक्वेशन को दे दिया। इक्वेशन में क्या बोल दिया, जो ए और बी आपके पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ये आपके पास क्या है, हुड के कांस्टेंट है। ए आपके पास यहाँ पर क्या निकल जाएगा, इंटरसेप्ट, और बी कैसे निकालोगे आप लोग, यहाँ पर स्लोप से निकालोगे। ग्राफ की हेल्प से आप लोग ए को भी निकाल सकते हो और बी को भी निकाल सकते हो। इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी इस ग्राफ का यूज कर। लेकिन इसके पास कोई भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इसलिए इसकी ये वाली जो एक थ्योरी थी ये ज़्यादा फेमस नहीं हुई। उसके बाद आर्हेनियस ने आपको यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी और साथ ही साथ आपको क्या दिया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दी। फर्दर आर्हेनियस डेवलप ए मैथमेटिकल इक्वेशन विद थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बाय यूजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेंट हॉफ एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। आर्हेनियस, वेंट हॉफ और बोल्ट्जमैन तीनों एक दूसरे के दोस्त ही थे। सबसे पहले थ्योरी आई थी आर्हेनियस की एसिड बेस थ्योरी, जिसको आप लोग आज के डेट के अंदर पढ़ते भी हो, काफ़ी ज़्यादा यूज भी करते हो। लेकिन जिस टाइम पे आर्हेनियस थ्योरी दी थी एसिड बेस की, वो काफ़ी बड़ी फेलियर थी, उसको नहीं माना गया था। आर्हेनियस बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, उसने रिसर्च को छोड़कर टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। रिसर्च को छोड़ने के बाद वो 2 साल तक टीचिंग ही कर रहा था और 2 साल के बाद वेंट हॉफ और बोल्ट्जमैन आर्हेनियस के पास गए, उन्हें वापस लेकर आए। उन्होंने कहा कि आप वापस से रिसर्च के अंदर काम करो, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर आकर अटक गए हैं। आप लोग मेरी किसी भी थ्योरी का, यानी कि बोल्ट्जमैन की जो भी थ्योरीज थी उनका यूज़ करो, वेंट हॉफ की जितनी भी इक्वेशन थी उनका यूज़ करो और हमें रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर अच्छे से डिटेल के अंदर समझा दो। तो आर्हेनियस ने क्या किया, बोल्ट्जमैन से थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी और वेंट हॉफ की इक्वेशन का यूज़ कर एक मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट कर दी। कैसे जनरेट की, उसके लिए आपको पहले बताना चाहिए कि आखिर वेंट हॉफ की इक्वेशन क्या थी। तो वेंट हॉफ की इक्वेशन क्या थी, d/dt ऑफ ln k इक्विलिब्रियम इज इक्वलेंट टू डेल्टा h अपॉन में RT स्क्वायर। इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको पढ़ाया था थर्मोडायनामिक्स। वी हैव ऑलरेडी डिराइव अबव इक्वेशन व्हाइल स्टडीइंग गिब्स फॉर्म ऑफ हेल्महोल्ट्ज। ये आपके पास क्या थी, गिब्स फॉर्म हेल्महोल्ट्ज थी और इससे मैंने क्या किया था, इसको ड्राइव किया था। डेल्टा जी मैंने क्या किया यहाँ पर, -RT ln KQ लगाकर, k इक्विलिब्रियम लगाकर मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को डिराइव किया था। इसको आप लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ चुके हो। इस इक्वेशन का कैसे उसने यूज किया आर्हेनियस ने, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिपेंडेंस देखा है टेम्परेचर के ऊपर, और ये किस फैक्टर से आप लोग देख रहे हो, डेल्टा एच के फैक्टर से देख रहे हो। अब डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी क्या है, थर्मोडायनामिक टर्म है और ये आपको क्या बताती है, हाउ स्टेबल द प्रोडक्ट इज। आर्हेनियस रिप्लेस्ड द एनर्जी टर्म डेल्टा एच विद द एनर्जी टर्म डेल्टा ई दैट रिप्रेजेंट्स हाउ फास्ट। डेल्टा एच बता रही थी हाउ स्टेबल, उसने क्या किया, इस एनर्जी टर्म को दूसरी एनर्जी टर्म से रिप्लेस कर दिया जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, हाउ फास्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसको आप लोग कहां पढ़ते हो, काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। लेटर इट बिकम्स द पैरामीटर टू डिफाइन द अकरेंस ऑफ रिएक्शन दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। उसने सबसे पहले डेल्टा एच को, जो कि क्या था, हाउ स्टेबल का पैरामीटर था, उसको चेंज किया एक अलग एनर्जी टर्म के अंदर, डेल्टा ई के अंदर, जो बता रहा था किसको, कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, जिसको आप लोग आज के अंदर क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। तो जब इसने ट्रांजिशन किया, उसने क्या किया,
किया, के इक्विलिब्रियम जगह उसने क्या लगा दिया, रेट कांस्टेंट लगा दिया, और आपके पास यहाँ पर डेल्टा एस था, इसे उसने क्या लगा दिया, डेल्टा ई को लगा दिया, जिसको आप लोग अभी क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। डेल्टा एच आपको बताएगा कि आपकी जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना स्टेबल बन रहा है, और डेल्टा ई आपको बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना फास्ट बन रहा है। डेल्टा ई आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ही है। अब इसको कैसे मॉडिफाई किया उसको भी जरा हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर रिएक्शन, कोई आपके पास रिएक्शन है, ए से बी आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट होगा, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट होगा, और मैंने यहाँ पर क्या ले ली, कोई भी एनर्जी टर्म ले ली E1, और मैंने क्या ले ली, बैकवर्ड की भी क्या ले ली, यहाँ पर मैंने E माइनस ले ली। अब ये जो आपके पास यहाँ पर पैरामीटर है E का, ये क्या बताएगा रिएक्शन क्या हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है। अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ आपको पता है कि d/dt ऑफ ln के इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन में RT का स्क्वायर होता है। डेल्टा एच क्या बताएगा कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद आर्हेनियस ने क्या किया कि इक्विलिब्रियम को उसने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। आपको पता है कि यहाँ पर जो अगर आप लोग इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम को लिखोगे तो कैसे लिखते हो आप लोग, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो उसने इस के इक्विलिब्रियम को एक्सपेंड करके लिख दिया K1 अपॉन में K का -1, यानी कि क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपके पास क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है। और उसके बाद इस एनर्जी टर्म को दूसरी एनर्जी टर्म के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। डेल्टा एच को उसने क्या बोल दिया, डेल्टा ई बोल दिया। अब अगर आप लोग इस इक्वेशन को एक्सपेंड करोगे तो आप लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। आपको पता है कि ln का a/b आपके पास क्या होगा, ln a माइनस का ln b होगा। तो आप लोग जब इसको एक्सपेंड करोगे, d/dt को दोनों तरफ लोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, d/dt ऑफ ln k1 माइनस d/dt ऑफ ln k इनवर्स इज इक्वल टू E1 अपॉन में RT का स्क्वायर माइनस E इनवर्स अपॉन में RT का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, डेल्टा ई को मैंने क्या लिख दिया, E1 माइनस का E माइनस का 1 लिख दिया। ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपके पास क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। इसको भी एक्सपेंड कर दिया और RT स्क्वायर को मैंने दोनों के नीचे लिख दिया। तो इस टाइप के पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। उसके बाद आर्हेनियस ने कहा फॉरवर्ड स्टेप इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट देन द रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड स्टेप। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी, ए से आपका क्या बन रहा था, बी बन रहा था, ए से क्या बन रहा था आपके पास यहाँ पर बी बन रहा था। तो जो आपके पास रेट कांस्टेंट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का और आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी फॉरवर्ड रिएक्शन की, ये अलग होगी, इंडिपेंडेंट होगी। जो आपका रेट कांस्टेंट होगा रिवर्स रिएक्शन का, या फिर जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिवर्स रिएक्शन की, यानी कि K1 का K इनवर्स से कोई लेना देना नहीं होगा, E1 का E इनवर्स से कोई भी लेना देना नहीं होगा। हर एक इंडिविजुअल स्टेप का अपना खुद का एक रेट कांस्टेंट होगा और खुद की क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। फॉरवर्ड स्टेप इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट देन द रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी इन द बैकवर्ड स्टेप। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड वाले को फॉरवर्ड से कंपेयर कर दो, फॉरवर्ड वाले को फॉरवर्ड से कंपेयर कर दो, इन दोनों को साथ में कंपेयर कर दो, और इन दोनों को आप लोग क्या कर दो, अलग से कंपेयर कर दो। तो जब लोग कंपेयर करो क्या बोल सकते हो, d/dt ऑफ ln k1 क्या हो जाएगा, E1 अपॉन में RT का स्क्वायर, या फिर आप लोग बोल सकते हो d/dt ऑफ ln k इनवर्स क्या हो जाएगा, E इनवर्स अपॉन में RT का स्क्वायर। तो मैंने कुछ नहीं किया है, फॉरवर्ड को फॉरवर्ड से कंपेयर किया है, बैकवर्ड को बैकवर्ड से कंपेयर कर दिया। अब अगर आप लोग इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखोगे, बेसिकली आपके पास क्या है, K1 फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, या आपके पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो बेसिकली आपके पास ये क्या है, रेट कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, जनरली क्या बोल दिया, रेट कांस्टेंट ही बोल दिया। उसके बाद ये जो एनर्जी टर्म थी इसको इसने किससे रिप्लेस कर दिया, एक नए नाम दे दिया, इसको क्या बोल दिया इसने, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोल दिया, जिसको आप आज की डेट के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। अब इसी इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, आगे जाकर डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, और इसी इक्वेशन को क्या पढ़नी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, जिस पोर्शन से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर भी, गेट के अंदर भी, IIT जैम के अंदर भी। तो मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास आ गई है, आर्हेनियस ने मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दे दी है। यहीं से हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे जाकर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आपके पास और भी फॉर्म्स यहाँ पर निकलती हुई आ जाएगी। तो बेसिक इक्वेशन जो आपके पास है वो आपके पास आ गई है, लेकिन इक्वेशन तो आपको हुड ने भी दे दी थी, उसने ग्राफ का यूज कर इक्वेशन बना दी थी। अगर उस इक्वेशन को आप लोग आगे पढ़ते तो कुछ इसी टाइप की इक्वेशन आती। तो इक्वेशन वाला पार्ट तो हुड ने भी कर दिया था। आर्हेनियस के पास अलग क्या था, उसके पास यहाँ पर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी थी, और इस एक्सप्लेनेशन को उसने किसका यूज किया, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज किया। मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए वेंट हॉफ की इक्वेशन का यूज किया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए उसने क्या यूज किया, बोल्ट्जमैन के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज किया। इस कर्व को आप लोग डिटेल के अंदर पढ़ते हो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हुए, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 3-4 लेक्चर के बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है काइनेटिक्स के अंदर। इसीलिए मैंने
चैनल के ऊपर पहले ही स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप लोग आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीटली पढ़ सकते हो। मैंने वहां पर 10 to 11 लेक्चर्स किए हुए हैं जिसके अंदर आपका CSIR नेट का सारा सिलेबस कंप्लीट मैंने करा दिया है। वहीं पर मैंने इस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां पर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। वैसे भी इस कर्व को आप लोग क्लास 12 तक पढ़ते हुए आपको पता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है तो जो आपकी पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है हायर एनर्जी की, वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। जैसे कि अगर आपके पास सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, T1 है, और T1 आपके पास कोई टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, इसकी मान लीजिए कुछ इस टाइप की एनर्जी होगी। और इस केस के अंदर जिन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा एनर्जी होगी उनका कुछ फ्रैक्शन क्या होगा, आपके पास कुछ इस टाइप का फ्रैक्शन होगा। उसके बाद अगर आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका जो ग्राफ जो है वो आपका क्या हो जाता है, ग्राफ लंबा हो जाता है, ऊपर से क्या होता है वो छोटा हो जाता है, तो पीक नीचे आ जाएगी। T2 आपके पास यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो जैसे ही आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स के जो फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उनका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर टेम्परेचर को और भी ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो उस केस के अंदर जो आपके पास मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे क्या करने वाले हैं, कोलाइड करने वाले हैं, और अगर वो कोलाइड करेंगे तभी क्या होने वाला है, पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने वाली है। तो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी उसने दे दी विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस कर्व को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते हुए, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को देख लीजिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन हायर एनर्जी रीजन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब मोर मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल इन क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। कोलाइड करेंगे, एनर्जी ज़्यादा होगी तभी ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। और इसको आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के टर्म से भी समझ सकते हो। आपको पता है कि अगर आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर जाना है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ज़्यादा एनर्जी वाले, तो इसका मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या हो सकते हैं, इस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और प्रोडक्ट के अंदर क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट हो पाएंगे। तो बेसिकली अगर आपके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे तो रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी इसने आपको दी, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी इसने आपको दी, इसीलिए आर्रहीनियस की इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा क्या है, फेमस है। इसके बाद इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, गार्डनर का कंसेप्ट आया है, उसने बहुत सी नई नई बातें की हैं, थ्योरी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है। एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कैसे थ्योरी इवॉल्व हुई है वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज इस क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ क्या किया है, इंट्रोडक्शन किया है आर्रहीनियस इक्वेशन का। जो इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आई थी, जो डिफरेंशिएटेड इक्वेशन आपके पास यहाँ पर जनरेट हुई थी, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, अब डिफरेंशिएट भी करेंगे, इंटीग्रेट भी करेंगे, और जो इक्वेशन आएगी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के, तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। सब कुछ करेंगे, सब कुछ करने के बाद आपको आर्रहीनियस इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इजी लगने वाली है। ये समझ में आई आपको इक्वेशन तो आपको गार्डनर कंसेप्ट काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, और उसके ऊपर से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर शो कर जाना। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियोस लाता रहूं, क्वालिटी वीडियोस बनाता रहूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज़ अप्रिशिएबल गाइस। आपके सपोर्ट के हेल्प से हम लोग आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।